ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आईडी डेविडसन की ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि अपनी पूरी डेविडसन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसको रिवाइज़ करेंगे एंड एंड में हम एक क्विक सा सेशन रखेंगे जिसमें हम पूरी डेविडसन लाइक जो हमारा जो चैप्टर या जो सिस्टम होता जाएगा उसको एंड में रिवाइज़ कर लेंगे एक क्विक सेशन के अंदर। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने लगे अपना क्या कहते हैं इसका इन्फेक्शंस यानी आईडी का सबसे पहला टॉपिक, जो कि क्या है हमारे पास प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब कोई भी डिज़ीज़ का तब तक हमें इतने अच्छे से नहीं पता चलता जब तक कोई पेशेंट किसी भी बीमारी या किसी भी प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट ना कर रहा हो हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है आईडी के अंदर या ओवरऑल भी अगर हम देखें तो वो होती है हमारे पास फ़ीवर। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि फ़ीवर हमारे पास क्या होती है, फ़ीवर इम्प्लाइज एन एलिवेटेड कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ मोर देन 38.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 38.0 डिग्री सेल्सियस है ये, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो फ़ीवर इम्प्लाइज एंड मेरे साथ साथ बढ़ें, फ़ीवर इम्प्लाइज एन एलिवेटेड कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ मोर देन 38.0 डिग्री सेल्सियस। फीवर इज़ जस्ट अ रिस्पॉन्स टू साइटोकाइंस एंड एक्यूट फेस प्रोटीन्स। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ये तो एक इन्फ्लेमेटरी एक हम क्या बोलते हैं, किसी भी एक रिएक्शन है ना बॉडी की तरफ से कि भाई कोई चीज़ ख़राब है, कहीं तो कोई मसला है, ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है ना हमारा। तो ये क्या होता है, इज़ अ रिस्पॉन्स टू साइटोकाइंस एंड एक्यूट फेस प्रोटीन्स। ठीक है, दैट अकर इन बोथ इन्फेक्शन डिजीज़ के अंदर भी होता है एंड नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ के अंदर भी होता है। सही है। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या है कि फ़ीवर क्या हो गया हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले इन्फेक्शन डिजीज़ प्रेजेंट में तो मायराइड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं। ठीक है, ये इसमें यही आती हैं कि पेशेंट जिन कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। फ़ीवर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। फ़ीवर की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो गई कि एलिवेटेड कोर बॉडी टेम्परेचर है, जिसका टेम्परेचर कितना बनता है 38.0 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास रिस्पॉन्स होता है साइटोकाइंस को एंड एक्यूट फेस प्रोटीन्स को, जो कि कहाँ होता है, इन्फेक्शंस के अंदर भी एंड नॉन इन्फेक्शंस कंडीशंस के अंदर भी। अब क्लिनिकल अगर हम असेसमेंट देखें इसकी, तो ये क्या होती है, द डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज ब्रॉड, सो क्लिनिकल फीचर्स आर यूज टू गाइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस। अगर हम अभी यहाँ देखें कि हमने कौन कौन से डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम किस बेसिस पर बनाते हैं, अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन की बेस पर कि अगर हम डायरेक्टली एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएँ, जो हमें लग रहा है कि क्लिनिकली पेशेंट जिन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है अदर देन फीवर, तो हम डायरेक्ट उसकी तरफ जाएँ। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि पेशेंट किस तरह के क्या प्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास कोई वो चीज़ नहीं है कि हम बोल सकें कि अच्छा फ़ीवर है, उसके साथ फ़लाना चीज़ भी है, तो हमें लग रहा है कि ये होगा, वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम इनिशियली पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, फ़ीवर के साथ प्रेजेंट करेगा, तो हम इनिशियल क्या हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए अगर हम किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन को नहीं देख रहे तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, हमारे पास हम करवाएंगे फुल ब्लड काउंट। ठीक है, फुल ब्लड काउंट विद डिफरेंशियल करवाएंगे। डिफरेंशियल में आपको पता है क्या क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं हमारे पास, ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं और इज़िनोफिल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ WBC जो होते हैं हमारे पास वो सारे आ जाते हैं डिफरेंशियल्स के अंदर। फिर इज़िनोफिल काउंट भी चेक करते हैं। इज़िनोफिल काउंट हम कब चेक करते हैं या कब रेज़ आता है, अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर रेज़ आता है, फिर हमारे पास एस्थमा के अंदर रेज़ आता है, फिर हमारे पास पैरासिटिक इन्फेक्शंस के अंदर भी हमारा इज़िनोफिलिक काउंट रेज़ आता है। ठीक है, फिर यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के इन्फेक्शंस के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसबैलेंस या इम्बैलेंस के लिए हम उसको देखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से भी बॉडी में हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो रहा हो। इसकी वजह से नहीं, मतलब ये भी जब डिसबैलेंस होते हैं तब बॉडी में कोई ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा होता है। LFTs चेक करेंगे हम, ब्लड ग्लूकोज एंड मसल एंजाइम्स चेक करेंगे यानी साइटोकाइंस देखेंगे हम। ठीक है, या CK देखेंगे। फिर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स देखेंगे, ऑब्वियस हमारे पास ESR आ गया, NC रिएक्टिव प्रोटीन्स आ गए। उसके अलावा हमारे पास होता है प्रोकैल्सिटोनिन, एंड पाकिस्तान में हम प्रोकैल्सिटोनिन बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं। ये हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है। ठीक है, ये अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही देखा जाता है कि कहाँ और किस लिए यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा एक हमारे पास HIV-1 एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, वो यूज़ करते हैं हम फॉर। उसके अलावा ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं फॉर लाइक ANA देखते हैं हम, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं, यूरिन कल्चर करते हैं, ब्लड कल्चर करवाते हैं, थ्रोट स्वैब करवाते हैं हम। एंड उसके अलावा हम रेस्पिरेटरी पैथोजन जो होते हैं हमारे पास उनको देखने के लिए भी या तो हम स्वाब टेस्ट करते हैं या फिर हम PCR करते हैं। ठीक है, फिर अदर स्पेसिमेंस जो होते हैं हमारे पास उसको हम देखते कैसे हैं, एज इन जो भी लाइक डिपेंड करता है कि हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी पे वुंड है तो हम उसका स्वाब ले लेंगे, अगर स्प्यूटम है तो उसका कल्चर करवा लेंगे, स्टूल का कल्चर करवा लेंगे, या माइक्रोस्कोपी देखेंगे फॉर ओवा एंड पैरासाइट्स। ठीक है,
मतलब लाइक ओवा ऑफ पैरासाइट के लिए, ठीक है। और क्लोस्टेरॉइड्स डेफिसिल के टॉक्सिन का भी ऐसे कर सकते हैं कि वो उस क्योंकि इसके लिए हमें उसका टॉक्सिन ही देखना पड़ता है कि बॉडी में है या नहीं है। सेकेंडली फिर हम स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ अगर हम आएँ, जैसे जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, जैसे कोई इलाका है वहाँ पे इंडेमिक हमारे पास मलेरिया है अगर मैं कहूँ, तो मलेरिया के लिए हम क्या टेस्ट करवाएंगे, मलेरिया की फ़िल्म्स करवाएंगे, लाइक वही जो कल्चर करवाते हैं ना, थिक एंड थिन होती है जो हमारे पास जिम्सा की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग थी, हाँ, तो उसकी 3 फ़िल्म्स कंसेक्यूटिव 3 डेज़ तक करवाते हैं। एंड देन उसके अलावा अब तो मलेरिया रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं फॉर मलेरिया। अगर डेंगू के लिए देखेंगे तो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 करवाएंगे, अगर टाइफाइड के लिए देखेंगे तो हमारे पास ब्लड कल्चर करवाएंगे, एंड उसके अलावा अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे, ठीक है। ये इनिशियल जो टेस्ट होते हैं हमारे पास जो हर इलाके में मौजूद होते हैं एंड कोई भी कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या होगी, अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास फ़ीवर के साथ प्रेजेंट करेगा तो हम उसकी ये तमाम इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे डिपेंड ऑन दी हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। अब अगर उसके अलावा हम देखें कि फ़ीवर की सब, एक सेकेंड, ठीक है। अब सब्सीक्वेंट अगर हम इन्वेस्टिगेशन देखें इन पेशेंट्स के अंदर एचआईवी वगैरह के अंदर, तो जैसे एचआईवी के पेशेंट में जो होता है वो मोस्टली जो ट्रैवल वाले होते हैं उनमें पायरेक्सिया वगैरह के लिए देखते हैं, एंड रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डिस्क्राइब किया हुआ है, ये आगे हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर फ़ीवर आया है हमारे पास, पेशेंट फ़ीवर लेके एंड फ़ीवर और उसके साथ एसोसिएटेड कोई भी सिस्टेमिक सिम्टम्स हैं हमारे पास, तो हम उसमें ट्रीटमेंट में क्या देंगे, एसिटामोल देंगे, एंड उसके अलावा टैपिड स्पंजिंग कहेंगे कि पट्टियाँ रखें ताकि स्किन कूल डाउन हो, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नीचे हो, ठीक है। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा हैवी स्वेट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि उनको वाटर जो है ना उनका बॉडी में जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने के लिए और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हम उनको वाटर भी बोलते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, या हम ओआरएस की फॉर्म में देते हैं, या फिर हम सलाइन की किसी भी तरीके से हम बॉडी में वाटर की जो लाइक क्वांटिटी है उसको मेंटेन करवाते हैं। सेकेंडली एक और बात यहाँ पर थी कि जो टेम्परेचर की मेजरमेंट होती है ना, अब इसके लिए हमें टेम्परेचर को भी तो मेजर करना होता है। तो जो ओरल टेम्परेचर जब हम मेजर करते हैं ना वो अनरिलायबल होता है कभी कभी, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं बस अनरिलायबल होता है, क्योंकि पेशेंट कभी कुछ खा के आया होता है या फिर कुछ पी के आया होता है, मतलब बहुत ठंडा खा के आया है या बहुत गर्म पी के आया है, तो उसकी वजह से भी माउथ का एंड बाहर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी आपका जो ओरल टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो हमें क्या चाहिए होता है, हम कहते हैं कि रेक्टल जो है ना वो ज़रूरत है, क्योंकि वो कोर टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का। लेकिन अगर हम वो भी यूज़ नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो हम क्या करते हैं कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना उसको देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है ड्यूरिंग फ़ीवर, एंड उसके इतने ज़्यादा रेड या उसकी रेडिएशंस की वजह से हमें क्या पता चलता है, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उन दोनों की जो ब्लड सप्लाई है वो सेम है, तो इसलिए हम उसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर उसके बाद देखें तो फ़ीवर विद लोकलाइजिंग सिम्टम्स अगर हम देखें तो पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं इन जो इन्फेक्शन साइट के साथ पेरेंट, बस फिर ये लोकलाइजिंग सिम्टम्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास अगर कोई पेशेंट है वो किसी भी एक साइट ऑफ इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम उस साइट ऑफ इन्फेक्शन के लिए ही इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, इतनी ज़्यादा रीइंफोर्स कर देंगे इन्वेस्टिगेशन को ताकि हमें उधर का पता चल जाए। अब यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये सारी आप पढ़ लीजिएगा बीच में से, ठीक है। अब आ गया हमारे पास पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, ठीक है। अब जो हमारे पास ये है ना पायरेक्सिया या फिर जिसे हम कहते हैं फ़ीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, ये इसमें क्या लिखा हुआ है बेसिकली हमारे पास कि फ़ीवर जो है ना वो लास्ट करे मोर देन 3 वीक्स तक, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो वही हमारे पास जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो मोर देन 38.0 डिग्री सेल्सियस तक रहे, ठीक है। और हमारे पास कोई भी ऑब्वियस कॉज जो है ना वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हमें ना मिले, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हो गई हमारे पास, पहली चीज़ हो गई कि हमारे पास 3 वीक से ज़्यादा टेम्परेचर हायर है। टेम्परेचर कैसे हायर रहेगा कि 38.0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एंड थर्डली हमें क्या होगा कि कोई भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हमें कोई कॉज समझ नहीं आई है कि ये फ़ीवर या ये पायरेक्सिया क्यों हो रहा है, सही है। अब हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि एग्जांपल में हमारे पास आ गई मैलिग्नेंसी हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज़ आ गए एंड ट्यूबरकुलोसिस आ गया। अब इट्स क्वाइट
डिफ़िकल्ट कि भाई अगर हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस है या मैलिग्नेंसी है या फिर हमारे पास कोई ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, अगर हमें पता है कि ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है या मैलिग्नेंसी है, तो हम क्यों बोल रहे हैं कि फ़ीवर तो अननोन ओरिजिन का हो गया? वो इसलिए कि हमने जब इनिशियली हमारे पास जब पेशेंट प्रेज़ेंट किया और उसने बोला कि मुझे 3 हफ़्ते से बुखार है और मुझे उसके उसके बाद हमने उसके टेस्ट करवाए, 1 हफ़्ता लगा के हमने उसके पूरे टेस्ट किए, मगर हमारे पास उस टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं आया। सही है? तो फिर हमने क्या किया, उसके और डीप में टेस्ट किया या फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया थोड़ा अलग तरीके से, तो हमें पता चला कि उसकी कॉज़ क्या है। तब जब तक हमें उसकी कॉज़ का पता नहीं चला था, तब तक फ़ीवर ऑफ़ अननोन ओरिजिन था। जब हमें कॉज़ का पता चल गया तो वो फ़ीवर ऑफ़ नोन ओरिजिन हो गया। सही है? तो ट्यूबरक्लोसिस में जो ओरिजिन हुआ हमारे पास, वो क्या हो गया, फ़ीवर का। नोन ओरिजिन कब हुआ, जब वो ट्यूबरक्लोसिस बना। उससे पहले तक वो क्या था, अननोन ओरिजिन की कॉज़ थी। ठीक है? तो अब क्लिनिकल असेसमेंट देखें तो मेजर कॉजेज़ जो होती हैं हमारे पास पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन का, वो आगे हम देखते हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें इन्होंने एक बात बोली कि जो पीरियोडिक फ़ीवर सिंड्रोम होता है ना, पहले ये होता क्या है, पीरियोडिक फ़ीवर सिंड्रोम क्या होता है, जो एपिसोडिक होता है, रिकरेंट होता है एंड सेल्फ लिमिटिंग होता है। मतलब लाइक कम एंड गो होता है एंड नो ऑब्वियस कॉजेज़। ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है ये हमारे पास। ठीक है? ये हमारे पास क्या होता है, ये रेयर कॉज़ होती है और ये कंसीडर की जाती है कि फैमिली हिस्ट्री में चल रही है। ठीक है? जबकि जो हमारे पास बच्चे या फिर यंग एडल्ट जो होते हैं हमारे पास, उनमें मोस्ट लाइकली इन्फेक्शियस कोई डिज़ीज़ होती है, उसकी वजह से ये पैरेक्सिया होता है। और जो हमारे पास एल्डर्स होते हैं यानी ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि सर्टेन इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्शन कॉजेज़ होती हैं, उनकी वजह से होता है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम डिटेल हिस्ट्री लें, उसकी एग्जामिनेशन लें और उसके बाद हम रेगुलर इंटरवल्स पर उसकी जो है ना जो अगर कोई भी हमारे पास लग रहा है कि भाई ये फ़ीचर है या ये फ़ीचर बढ़ रहा है या ये नया फ़ीचर आ रहा है, तो हम उस इमर्जिंग फ़ीचर या इमर्जिंग जो हमारे पास जिस भी किस्म का साइन है या सिम्पटम है, उसको जो है ना हम इन्वेस्टिगेट करें। जैसे कि हमारे पास अगर रैशेज़ आ रहे हैं, तो ये क्या है, साइन होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का भी और फ़ीचर होते हैं वेस्कुलाइटिस के भी, उनको भी देख सकते हैं। मेल्स के अंदर हमारे पास प्रोस्टेट को भी कंसीडर किया जा सकता है एज़ एन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है? तो उसके अलावा हमने क्या बोला, हाँ, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब अगर आगे हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ आएँ, तो हम बोलते हैं कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस अगर हमारे पास नेगेटिव आ गई हैं, तो भी हमने छोड़ना नहीं है, हमने इन्वेस्टिगेशंस करनी है। ठीक है? अब इन्वेस्टिगेशन फर्दर माइक्रोबायोलॉजिकल भी करेंगे एंड नॉन माइक्रोबायोलॉजिकल भी इन्वेस्टिगेशन को कंसीडर करेंगे हम। ठीक है? एज़ इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ फीवर डिस्क्राइब अबव द प्रायोरिटाइजेशन टेस्ट विल बी इन्फ्लुएंस जोग्राफिकल लोकेशन की बेस पे ही डिपेंड करता है कि हमने किस जगह कौन सा टेस्ट पहले करवाना है। अगर हमारे पास एक जगह है जहाँ एंडेमिक मलेरिया है, तो हम वहाँ पर सबसे पहला टेस्ट टाइफाइड का नहीं करवाएंगे, हम वहाँ पहला टेस्ट मलेरिया का ही करवाएंगे, क्योंकि हमने जोग्राफिकल लोकेशन को भी देखना है कि पोटेंशियल पैथोजन वहाँ पे कौन सा हो सकता है हमारा। ठीक है? अगर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई पेशेंट हमारे ये जो है जगह एंडेमिक हो चुकी है ट्यूबरक्लोसिस के लिए या फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है हमारे पास पेशेंट की, तो हम उसका इंड्यूस करवाएंगे स्प्यूटम को और कल्चर भेजेंगे हम उसके। फिर हम अगर हमारे पास पेशेंट एचआईवी का हमें लग रहा है, तो हम उसके लिए सेरोलॉजिकल टेस्टिंग करवाएंगे एचआईवी की भी और फेरेटिन की भी। फिर अगर हमें कुछ और कॉज लग रही है, तो हम इमेजिंग करवाएंगे, जैसे कोई मेलिग्नेंसी वगैरह लग रही है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, कंप्यूटर टोपोग्राफी करवाएंगे, इको करवाएंगे। लेकिन हम जो है ना उसको इन्वेस्टिगेट उसी की बेस पर करेंगे। उसके बाद लीजन्स आइडेंटिफाइड ऑन इमेजिंग शुड बी यूजुअली बायोप्सी भी लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू सीक द एविडेंस ऑफ द पैथोजन बाय कल्चर। ठीक है? तो लीजन को अगर हमें उसकी इमेजिंग देखनी भी है, तो हम उसको बायोप्सी से भी उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जैसे हम उसके न्यूक्लिक एसिड की डिटेक्शन करवा सकते हैं। अगर वो भी उन पेशेंट्स के अंदर जो पर्टिकुलरली हमारे पास एंटी माइक्रोबियल्स ले रहे थे, और हम आरएनए की एनालिसिस भी करवा सकते हैं। ठीक है? क्योंकि क्या होता है, एक से हाँ जी, सॉरी। तो पर्टिकुलरली पेशेंट्स जो हमारे पास पहले उनको एंटी माइक्रोबियल थेरेपी मिली हो, या फिर वो जो आरएनए की एनालिसिस करवा सकते हैं हम उनके लिए, जिनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कल्चर नहीं हो पा रहे। ठीक है? और ये बहुत सक्सेसफुल हमारे पास जो है ना एक डायग्नोस्टिक का प्रोसीजर है, जिसमें हमारे पास अगर हम सही तरीके से उसको सैंपल को ट्रांसपोर्ट करेंगे और एप्रोप्रिएट मीडिया के अंदर केयरफुली अगर हम उसको प्लान करके उसको कर देंगे ना, एंटर कर देंगे, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके लिए पूरी हमारी एक वही टीम होती है, वो काम करती है। उसके अलावा हम पेट स्कैन करवा सकते हैं,
ये हमारे पास वेस्कुलाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है। फिर हम लिवर बायोप्सी भी करवा सकते हैं। ये हमारे पास आइडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस हेपेटाइटिस में भी देख सकते हैं। लेकिन हम ये चीज़ें तब करवाते हैं जब हमारे पास इनिशियल टेस्टिंग जो है ना वो एबनॉर्मल आती है। अगर इनिशियल हमारे पास ठीक है तो हम इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे उस टाइम पर। लेकिन क्योंकि हमने बोला कि हम पायरोक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन को तब हम उसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि जब हमारी इनिशियल वाली ख़राब आएंगी, ठीक है। तो उसके बाद लिवर बायोप्सी करेंगे, बोन मैरो की बायोप्सीज़ कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, स्प्लीनिक एस्पिरेशन कर सकते हैं और उसके अलावा हमारे पास ब्लाइंड बायोप्सी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनकी डिफरेंट जो है हमारे पास क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ पायरेक्सिया, इन टर्म्स ऑफ एसोसिएट सिम्टम्स, ठीक है। फिर प्रोग्नोसिस अगर हम देखें तो हाफ ऑफ दी जो हमारे पास पायरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है उसके अंदर, जी, तो हाफ ऑफ द पायरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के जो केसेस हैं वो हमारे पास इतने ज़्यादा जो है ना वो पता ही नहीं चलते हैं। उसमें मतलब लाइक हमें कॉज नहीं पता चलती है। बट जब तक हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट वेट लॉस ना हो या फिर कोई और किसी और डिज़ीज़ का कोई साइन ना हमें मिल जाए, ठीक है। जबकि जो लॉन्ग टर्म पे अगर हम देखें तो इसकी जो मोर्टेलिटी के रेट्स हैं वो क्या हैं, लो हैं। उसके अलावा अगली जो हमारे पास हेडिंग में है, लाइक अगला जो हमारे पास ये है, इसमें है कि फ़ीवर इन द इंजेक्शन ड्रग यूज़र, ठीक है। आगे जो इंट्रावीनस इन्फेक्शंस होते हैं या जो रिक्रिएशनल ड्रग इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो नॉन स्टेराइल ड्रग्स की वजह से, इन्फेक्टिव इक्विपमेंट्स की वजह से बॉडी में एंटर कर जाती हैं। अब 50% जो पेशेंट जो ड्रग लेते हैं थ्रू इंजेक्शंस, उनमें हमारे पास क्या होता है, जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलिटिक लाइक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन यानी ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और इनमें भी जो पेशेंट्स हमारे पास ओल्डर एज के होते हैं या फिर जो होमलेस होते हैं या फिर जो इंजेक्शन ले रहे होते हैं प्रिजन्स के अंदर, वो हमारे पास हाई रिस्क पर होते हैं। इन इंक्रीज़ रिस्क की वजह से इनके रिस्क फैक्टर्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं कब, जब हमारे पास जो पेशेंट होता है या जो पर्सन होता है वो प्रोलॉन्ग ड्रग को यूज़ कर रहा हो और या फिर वो इंजेक्शन जो होता है ना वो हमारे पास लार्ज वेन्स के अंदर दे रहा हो, ठीक है। अब वो लार्ज वेन कौन कौन सी हो सकती है, या तो ग्रोइन हो सकता है या तो नेक हो सकती है, क्योंकि इन दोनों की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, जो थ्रोम्बस होता है ना उसके चांसेस बढ़ जाते हैं पेरिफेरल वेसल्स के अंदर। और मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो हमारे पास जो कॉज होती है इन सब की वजह से हमारे पास भी इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, बॉडी में फ़ीवर होगा तो वो आगे फर्दर कॉजेज़ को लीड करेगा, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन जो हमारे पास कॉज ऑफ फ़ीवर होती है वो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से होती है। अगर मैं क्लिनिकल असेसमेंट की बात करूँ कि क्लिनिकल असेसमेंट हमने देखा तो उसमें हमें क्या-क्या हमें हिस्ट्री के टाइम पर क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या है कि साइट ऑफ इंजेक्शन क्या थी इस दौरान। अब जो साइट ऑफ इंजेक्शन है वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताती है, जैसे कि अगर फीमोरल वेन हमारे पास साइट ऑफ इंजेक्शन थी तो वो हमें बताइए कि वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस यानी डीवीटी वगैरह हो सकती है। और उसके अलावा 50% तो केसेस के अंदर सेप्टिक भी हो सकता है। अगर किसी ने एक्सीडेंटली जो है वो आर्टरी के अंदर इंजेक्ट कर दिया है तो उसमें हमारे पास फॉल्स एनेरिज्म की फॉर्मेशन हो सकती है या फिर कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से स्वेलिंग हो सकती है और फेशियल शीट की, या फिर हमारे पास लोकली कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जैसे कि इलियोसवास एब्सेस हो सकता है या फिर सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकता है हिप जॉइंट का या फिर सैक्रोइलियक जॉइंट का। या इंजेक्शन हमारे पास जुगुलर वेन, अगर इंजेक्शन ऑफ द जुगुलर वेन कैन बी एसोसिएटेड विद सेरिब्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ऊपर की तरफ भी जा सकता है। या सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होता है हमारे पास वो क्लोस्ट्रीडियल स्पीशीज़ को हमारी बॉडी में एंटर करवा देता है, उसकी स्पोर जो है वो कंटेमिनेट कर देते हैं फिर बॉडी को। या क्लोस्ट्रीडियम नोवाई जो होता है वो हमारे पास लोकल जो है ना लीजन देता है, उसकी वजह से सिग्निफिकेंट जो है ना वो बॉडी में ना इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी होती है ना वो शॉक की तरफ जाती है या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जाती है। उसके अलावा टेटनस, एंथ्राक्स, बॉटुलिज्म और गैस गैंग्रीन भी हो सकता है इस सब की वजह से। उसके अलावा जो है हमारे पास ये जो टेक्निकल डिटेल्स ऑफ इंजेक्शन में हमारे पास जैसे कि नीडल्स लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, मोस्टली जो ये हमारे पास होते हैं ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है HIV जो होता है वो स्प्रेड करता है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। कुछ लोग जो होते हैं वो लुब्रिकेट करते हैं नीडल्स को बाय लिकिंग देम,
प्रायर टू इंजेक्शन, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो माउथ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी एनारोबिक जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई होता है या फ्यूसोबैक्टीरियम स्पीशीज़ होती हैं या प्रेवोटोला स्पीशीज़ होती हैं, ये जो हैं वो क्या कर जाती हैं नीडल के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाती हैं, ये कंटेमिनेशन हो जाती है। हमारे कुछ लोग जो है वो कंटेमिनेट करते हैं लेमन जूस को बिफोर लाइक इंजेक्शन ऑफ द हीरोइन एंड उस ब्लड स्ट्रीम के अंदर। उसके अलावा उसकी वजह से हमारे पास कैंडिडा जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ सिट्रिक टू डिज़ोल्व हीरोइन इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद डीवीटी। तो इस तरीके से हमारे पास स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, बॉडी के डिफरेंट इन्फेक्शन एक छोटी-छोटी सी जो गलतियाँ हैं उनकी वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि अब कौन सा सब्सटेंस इंजेक्ट किया गया है, ये भी बहुत जो है ना हमारे पास डिपेंड करता है इस पर भी। जैसे अगर हमारे पास इंजेक्शन ऑफ कोकेन है, वो किसी साथ हमारे पास एसोसिएट करता है वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन के साथ। कोई साइको एक्टिव ड्रग है, वो क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है रिस्क ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। सर्टेन कुछ फार्मूलाज होते हैं हमारे पास, जैसे कि वूंड बॉटुलिज्म विद टार और हीरोइन, ये भी हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, अफेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन करवाता है। ड्रग्स आर ऑफन मिक्सड विद अदर सब्सटेंसेस, जैसे कि टैल्क जो है वो यूज़ की जाती है। उसके अलावा हमारे पास कुछ ब्लड बॉर्न वायरस स्टेटस होता है, जैसे कि रिज़ल्ट ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस टेस्ट और वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस वायरसेस शुड बी रिकॉर्डेड। एंड ये सारी बातें भी हमें क्या करनी चाहिए कि ड्यूरिंग हिस्ट्री हमें इन सबको भी एड्रेस करना चाहिए, बिकॉज ये सारे भी हमारे पास क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं। और की फाइंडिंग ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन आर शोन इन द ये हम देखते हैं। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश द इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, उसके अलावा ड्रग विड्रॉल, जैसे कि एक्साइटमेंट हो सकती है इसमें, टैकीकार्डिया, स्वेटिंग, मार्क्ड माइल्जिया एंड डेलीरियम। स्टोपोर एंड डेलीरियम में रिजल्ट फ्रॉम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बट में ऑल्सो इंडिकेट मेनिंजाइटिस एंड एंसेफेलाइटिस। ठीक है, नॉन इन्फेक्टिव वीनस थ्रोम्बोलिज्म इज़ ऑल्सो कॉमन इन दिस ग्रुप। ठीक है, तो इस हमारे पास जो क्या कहते हैं पार्ट था, इसमें हमने इस सारी चीज़ों को कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ये चार्ट्स जो हैं हमारे पास उनको डिटेल से पढ़ेंगे एंड फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।